हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का। इस क्रम में आज हम अध्ययन शुरू करेंगे थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, इन्होंने तीनों ने ये संविदावादी विचारक हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट इनको कहा जाता है। और इन तीनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसकी बात की है। सामाजिक समझौता सिद्धांत से यहाँ तात्पर्य है कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, बल सिद्धांत, फोर्स थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, फिर सामाजिक समझौता सिद्धांत, और चौथा ऐतिहासिक और विकासवादी। उस क्रम में संविदावादी जो थ्योरी दी है वो इन तीन विचारकों ने दी है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। इन तीनों का अध्ययन इस हिसाब से किया जाता है कि तीनों के इसमें ये कॉमन है चीज़, जो मनुष्य का स्वभाव बताया है, जो प्राकृतिक अवस्था बताई है, जो सामाजिक समझौता बताया है, जो संप्रभु बताया है, वो अलग अलग डिफरेंसेस हैं। थ्योरी इनकी सेम है, तो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हिसाब से आपको अध्ययन करना उचित रहेगा। तो शुरू करते हैं हम थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा। थॉमस हॉब्स एक महान विचारक और राजनीति शास्त्र के अध्ययन करता थे। उनका प्लेटो या हीगल की तरह उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज़ का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन फिर भी राजनीति शास्त्र के इतिहास में वो एक विशेष स्थान रखते हैं। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आज भी हॉब्स का नाम जो है वो प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो ऐसे दार्शनिकों के साथ में लिया जाता है। मैक्सी जो हैं उनकी एक कोटेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया है उन सभी में कदाचित हॉब्स महानतम हैं। तो आपको अपना आंसर लिखने के क्रम में कहीं कहीं कोटेशंस की जो है वो भी बात करनी पड़ेगी कि अलग अलग विचारकों ने इनके बारे में क्या कुछ कहा है। जैसे वेपर अपने शब्दों में कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स जो प्रायः है निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। थॉमस हॉब्स के बारे में हम बात करें कि उनकी रचनाएं जो थी वो अनेक, उन्होंने ग्रंथों की रचना की, किंतु राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित उनके जो ग्रंथ थे उन्होंने उनके नाम को अमर कर दिया। 5 इसमें रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाएंगी राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित। वो है डी सीवी, डी कॉर्पोरे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिनी। तो यहाँ पर लेवियाथन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको अभी नाम आगे इसकी उसमें सुनाई देगा, पढ़ने में आएगा अपनी किताबों में। डी सीवी में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। डी कॉर्पोरे में हॉब्स ने मानव स्वभाव का विश्लेषण किया है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में उसने कानून की बात की है। लेवियाथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है और इसको हॉब्स की अमर रचना माना जा सकता है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था की बात की है हॉब्स ने, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति की, तीसरे में चर्च की और चर्च और राज्य के संबंध की, और अंतिम भाग, चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के जो आलोचनात्मक पक्ष हैं उनका विवरण दिया है। लेवियाथन जो शब्द है उसका तात्पर्य है एक विशालकाय समुद्री राक्षस। इस शब्द के माध्यम से हॉब्स ने समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी रचना के कवर पेज पर इसको सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में इसको चित्रित किया है। महामानव यानी कि लेवियाथन की सारी देह जो है, जो पूरा शरीर है, वो छोटे छोटे मनुष्यों से भरा हुआ है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि उसने अपने सब लोगों ने, जितने भी वो छोटे छोटे मनुष्य हैं, उन सब लोगों ने अपने अधिकार दे करके सामाजिक समझौते से प्रभु सत्ता संपन्न लेवियाथन का निर्माण किया है। मुकुटमंडित लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए महामानव खड़ा हुआ है।
इससे क्या समझ में आता है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसलिए वेपर ने लिखा है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। हॉब्स के चिंतन पर जो प्रभाव डालती हैं वो परिस्थितियाँ हम कह सकते हैं कि विज्ञान का विकास उस समय पर जो हो रहा था, इंग्लैंड का गृह युद्ध, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार का भी हॉब्स का जो उसने मानव स्वभाव की बात की, जो उसने प्राकृतिक अवस्था की बात की, तो उसमें जितना भी नेगेटिव एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो वो उस समय पर इंग्लैंड के गृह युद्ध से उत्पन्न जो परिस्थितियाँ थी उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, जिसने कि हॉब्स को इस तरह का विचार लिखने पर मजबूर किया। यात्राएं हॉब्स ने बहुत की और उनके संपर्क जो हैं वो जिस जिस भी तरह के लोगों से हुए वो भी एक बहुत बड़ा कारण थे। हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद है। यानी न तो हॉब्स ने मध्य युग के प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और बौद्धा जैसे लेखकों के द्वारा जो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग है वो किया। इसके विपरीत विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने, जो कि पूर्णतः लॉजिकल और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। वास्तव में देखा जाए तो हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक पूरे कंप्लीट संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहते थे और राजनीतिक दर्शन इसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग था, ओनली भाग था। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद कहा गया है। हॉब्स ने हालांकि गणित या भौतिक विज्ञान का बहुत ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस साध्य को अवश्य समझ लिया था जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलीलियो की समान ही हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। यह नया विज्ञान गति का था। फिर वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात करते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, यानी कि कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो हम पढ़ते हैं, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, और हॉब्स में हमको ये देखने को मिलती है। और भौतिकवाद शब्द का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास। इन सब से अलग एक वास्तविकता वस्तु जगत है, वो वातावरण में विश्वास करते हैं। सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी थे और उनके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल कल्पना की वस्तु मात्र थी। वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है वो इतिहास में बहुत विवादास्पद स्थान रखता है। जब उनका ये ग्रंथ लेवियाथन प्रकाशित हुआ था तब सबने उनको नास्तिकवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद के कारण काफ़ी निंदा की। इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि हॉब्स ने वैज्ञानिक पद्धति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें जो बिंदुवार हम चर्चा कर सकते हैं, जो लेवियाथन में पूरा विस्तार से जिसको लिखा गया है। मानव स्वभाव का स्वरूप, प्राकृतिक अवस्था, फिर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, फिर वो कारण जिनकी वजह से ये समझौता करना पड़ा, सामाजिक समझौते के द्वारा फिर जो राज्य की उत्पत्ति हुई, और राज्य का स्वरूप। तो ये जो 6 बिंदु हैं इनको हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बिंदुवार अध्ययन करने के क्रम के अनुसार समझा जाना चाहिए। थैंक यू।